सो हेलो एवरीवन, एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब चैनल में। तो बच्चे लोग, आज है हमारा केमिकल काइनेटिक्स का 8वां लेक्चर। आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं, जिन लोगों ने इसके स्टार्टिंग के 7 पार्ट्स नहीं देखे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उन सारे वीडियोस के लिंक प्रोवाइड कर दूंगा। आज का वीडियो शुरू करने से पहले आप लोग स्टार्टिंग के 7 पार्ट्स देखिएगा, तभी आज का पार्ट आप लोगों को समझ में आइएगा। इसी के साथ एक खूबसूरत सेशन को स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो बच्चे लोग, लास्ट क्लास तक हम लोगों ने एवरेज रेट, इंस्टेंटेनियस रेट, इनिशियल रेट के बारे में देख लिया था। तो आज हम कुछ केमिकल रिएक्शंस देखते हैं और देखते हैं उनके रेट हम कैसे निकाल सकते हैं। रिएक्टेंट के रेट अलग निकालेंगे और प्रोडक्ट के रेट हम अलग निकालेंगे। तो सबसे पहले तो मेरे पास एक इक्वेशन है, देखते हैं बच्चे इक्वेशन क्या कहती है बेटा। Hg स्टैंड्स फॉर मर्क्यूरी। Hg स्टैंड्स फॉर बेटा मर्क्यूरी, और ये ब्रैकेट में जो L दे रखा है बेटा, इसका मतलब क्या होता है? लिक्विड फेस। इज दैट क्लियर? Hg दे रखा है बेटा, वो मेरा मर्क्यूरी का सिंबल होता है, और जो ये ब्रैकेट में L दे रखा है बेटा, इसका मतलब क्या होता है? लिक्विड फेस। यानी मर्क्यूरी किस फेज में अगर करता है बेटा? लिक्विड फेज में। Cl2 का मतलब बेटा, Cl2 बेटा होता है मेरा क्लोरीन। वेरी गुड सर। और ये ब्रैकेट में जो ये G दे रखा है बेटा, इसका मतलब होता है क्लोरीन किस फेज में अगर कर रहा है बेटा? गैसियस फेज। इज दैट क्लियर? और ये मुझे कंबाइन करके फाइनली क्या देता है बेटा? मर्क्यूरी डाइक्लोराइड। ठीक है बेटा। और इसका फेज क्या होगा? देखो, S स्टैंड्स फॉर सॉलिड फेज। ठीक है, ये बात क्लियर होगी। ठीक है, अब आप ध्यान से देखो बेटा, इनके जो स्टोइचोमेट्रिक कोफिशिएंट्स हैं रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट के, वो सबके क्या है? 1। स्टोइचोमेट्रिक कोफिशिएंट का मतलब मैंने बताया था बेटा, या तो आप इनको बोल सकते हो कोफिशिएंट्स बोल सकते हो बेटा डायरेक्टली, कोफिशिएंट्स ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स, या फिर इनको बेटा बोल सकते हो आप नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट स्लैश प्रोडक्ट्स। ठीक है, या तो स्टोइचोमेट्रिक कोफिशिएंट बोलो, या फिर कोफिशिएंट बोलो सिंपल तरीके से, या फिर रिएक्टेंट प्रोडक्ट की आप नंबर ऑफ मोल्स बोलो। ठीक है, इसको कैसे आइडेंटिफाई करोगे? ध्यान से देखो। अब बात कर लेते हैं सबसे पहले मर्क्यूरी की बेटी। ठीक है, मर्क्यूरी के बारे में बात कर लेते हैं। मर्क्यूरी के आगे जो हमारा कोफिशिएंट है वो कितना है बेटा? 1। यानी अगर मैं आपसे पूछूं स्टोइचोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ रिएक्टेंट मर्क्यूरी, तो आपका आंसर कितना होगा बेटा? 1। इज दैट क्लियर? देखो, वहां पे कोई भी हमारे पास नंबर मेंशन नहीं है, तो नंबर मेंशन नहीं होता, हम ऑटोमेटिकली क्या एज्यूम कर लेते हैं कि वहां पे उसका स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट या नंबर ऑफ मोल्स क्या है बेटा? 1 के बराबर। उसके बारे में बात कर लेते हैं बेटा क्लोरीन के बारे में। देखो, क्लोरीन का फेज क्या है बेटा? गैसियस फेज। अब क्लोरीन का स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट या नंबर ऑफ मोल्स कितने बेटा? ध्यान से देखो, 1। इज दैट क्लियर? तो क्लोरीन का भी स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट क्या है बेटा? 1। वही बात कर लेते हैं बेटा मर्क्यूरी डाइक्लोराइड का। ध्यान से देखो, उसके आगे का कोएफिशिएंट कितना है बेटा? 1। यानी मर्क्यूरी डाइक्लोराइड का स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट भी कितना होगा बेटा? 1। इज दैट क्लियर? इसका एक जनरल फॉर्म देख के लिख लेते हैं बेटा। ठीक है, कोई भी केमिकल रिएक्शन दे रखी है बेटा, देखो, स्मॉल a इंटू कैपिटल A प्लस स्मॉल b इंटू कैपिटल B इज गिविंग स्मॉल c इंटू कैपिटल C। ये मैंने सब बता रखा है, लेकिन एक बार फिर से बता देता हूं बेटा। यहां पे जो मेरा A है और B है, ये दोनों क्या है बेटा? ये दोनों है मेरा रिएक्टेंट्स। और यहां पे कैपिटल सी क्या है बेटा? कैपिटल सी है मेरा यहां पे प्रोडक्ट। इज दैट क्लियर? अब आप बोलोगे सर यहाँ पे स्मॉल ए, स्मॉल बी और स्मॉल सी क्या है बेटा? स्मॉल ए मेरा स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ रिएक्टेंट ए, या फिर आप बोल सकते हो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट ए। बी का मतलब क्या है यहां पे? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट बी। और सी का मतलब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट सी। इज दैट क्लियर? इसी तरीके से आप लोग यहां पे भी एबीसी की वैल्यू बता सकते हो। ठीक है, चलो ठीक है।
अब उन केमिकल रिएक्शन में जहां पे सारे रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट के स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1 होते हैं, उस केस में आप उस केमिकल रिएक्शन का रेट कैसे निकाल सकते हो? बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला। ठीक है, ध्यान से देखो, जिस केमिकल रिएक्शन में स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट या नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑल द रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स इन्वॉल्व्ड आर इक्वल टू 1, then the rate of the reaction could be find out using this formula। ठीक है, तो सबसे पहले रिएक्टेंट मरकुरी का देख लेते हैं बेटा। मरकुरी का बेटा देखो, मरकुरी क्या मेरा रिएक्टेंट है, उसका रेट कैसे निकालोगे? माइनस। माइनस क्यों निकालोगे? जैसे हमें पता है कि रिएक्टेंट का रेट निकालते हैं तो वो नेगेटिव आता है, और रेट का मतलब क्या होता है? स्पीड। स्पीड कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती, तो इसलिए वहां पे आप वॉलंटरली क्या लगा देते हो बेटा? एक नेगेटिव साइन। ठीक है, तो माइनस डेल्टा चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ मर्क्यूरी डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। तो ये मर्क्यूरी जो एक रिएक्टेंट है उसका रेट निकाल लिया। ये किसके बराबर होगा बेटा? ये किसके बराबर होगा? ये बराबर होगा माइनस चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ क्लोरीन डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम। ठीक है, तो ध्यान से सुनो, किसी भी केमिकल रिएक्शन में जब सारे रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट का स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1 के बराबर होता है, उस केस में रिएक्टेंट के डिसअपीयरेंस का रेट प्रोडक्ट के अपीयरेंस के रेट के बराबर होता है। तो यहां पे मर्क्यूरी और क्लोरीन क्या है? दोनों रिएक्टेंट है, इसलिए इनका जब रेट निकालते हो तो आप नेगेटिव साइन लगा देते हो, और इन दोनों का रेट किसके बराबर होगा? प्रोडक्ट के रेट के बराबर, जो कि मेरा क्या आएगा बेटा? पॉजिटिव आएगा। इज दैट क्लियर? आप यहां पे बेटा इस डेफिनेशन से भी देख सकते हो, वेयर स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स ऑफ द रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स आर सेम। जब रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट के स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट सेम हो, अभी यहां पे स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट क्या आते हैं? 1, यानी सारे रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट के स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट सारे सेम थे। उस केस में रिएक्शन का रेट क्या होता है बेटा? अभी हमने निकाल के देखा। इसका मतलब क्या है? रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ एनी ऑफ द रिएक्टेंट इज सेम एज रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ द प्रोडक्ट। इसका मतलब क्या है? किसी भी केमिकल रिएक्शन में अगर सारे रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट या नंबर ऑफ मोल्स बराबर हैं, उस केस में रिएक्टेंट के डिसअपीयरेंस का रेट प्रोडक्ट के अपीयरेंस के रेट के बराबर होगा। इज दैट क्लियर बेटा? चलो ठीक है, आगे बढ़े बेटा, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो अभी हमने देखा कि किसी भी केमिकल रिएक्शन में अगर स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स हमारे बराबर हो सारे रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के, उस केस में रिएक्टेंट का जो रेट होगा डिसअपीयरेंस का, वो प्रोडक्ट के रेट के बराबर होगा अपीयरेंस का। मान लो कोई ऐसी केमिकल रिएक्शन आ गई जहां पे मेरे स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स आर डिफरेंट। क्या बात कर रहे हैं सर? जहां पे स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट या नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट्स स्लैश प्रोडक्ट्स ऑफ ए केमिकल रिएक्शन आर डिफरेंट। यानी ये क्या कह रहा है बेटा? कि कोई भी आपके पास केमिकल रिएक्शन दे रखी है, वहां पे आपके पास रिएक्टेंट और प्रोडक्ट हैं, और रिएक्टेंट प्रोडक्ट के जो स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट हैं या फिर नंबर ऑफ मोल्स, वो क्या है बेटा? अलग अलग, यानी कि डिफरेंट। उस केस में आप उस केमिकल रिएक्शन का रेट कैसे निकालोगे? क्योंकि अभी तक तो हम क्या देख रहे थे? अभी तक हम क्या देख रहे थे? अभी तक हम देख रहे थे कि हमारे पास कोई केमिकल रिएक्शन है जहां पे जो रिएक्टेंट्स हैं और प्रोडक्ट है उनका स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट क्या था? बराबर। उस केस में तो भाई आपने सिंपल सी केमिकल रिएक्शन का रेट निकाल के दिखा दिया। अब आपके पास ऐसी केमिकल रिएक्शन दे रखी है
जहां पे आपका रिएक्टेंट के नंबर ऑफ मोल्स प्रोडक्ट के नंबर ऑफ मोल्स के बराबर नहीं है, उस केस में आप केमिकल रिएक्शन का रेट कैसे निकालोगे बेटा? कैसे निकालोगे? उस केस में आपको एक ट्रिक याद रखनी है बेटा, जो कि हम डिस्कस कर चुके हैं। सबसे पहले तो एक जनरल फॉर्म देखो बेटा, जनरल फॉर्म देखो। जनरल फॉर्म है मेरा स्मॉल ए इंटू कैपिटल ए प्लस स्मॉल बी इंटू कैपिटल बी इज गिविंग स्मॉल सी इंटू कैपिटल सी। तो यहां पे बेटा कैपिटल ए, कैपिटल बी और कैपिटल सी क्या है यहां पे, और स्मॉल ए, स्मॉल बी और स्मॉल सी क्या है यहां पे, ये चीज तो सबको पता होगी बेटा। ए क्या है मेरा? रिएक्टेंट, बिल्कुल सही। बी भी क्या है मेरा यहां पे? रिएक्टेंट, बिल्कुल सही। और सी क्या है मेरा यहां पे? सी है मेरा यहां पे प्रोडक्ट। चलो, ये बात भी मुझे क्लियर हो गई। स्मॉल ए क्या है मेरा? स्मॉल है मेरा यहां पे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट ए, बिल्कुल सही बात। बी क्या है मेरा यहां पे? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट बी, बिल्कुल सही बात। और सी क्या है मेरा यहां पे? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट सी। लेकिन यहां पे एक कंडीशन दे रखी है आपको। क्या कंडीशन? कि जो मेरे ए, बी एंड सी है, यानी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट ए, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट बी एंड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट सी, वो कैसे है बेटा? डिफरेंट, अलग अलग। उस केस में आप उस केमिकल रिएक्शन का रेट कैसे निकाल सकते हो? ध्यान से देखो, -1/a into change in concentration of disappearance of reactant A divided by delta T। यानी आपने नॉर्मली क्या करा? सबसे पहले तो आपने रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन लिखा और उसको किससे मल्टीप्लाई करा? 1/स्मॉल ए। स्मॉल ए क्या है यहां पे? ध्यान से देखो, स्मॉल ए क्या है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट ए। और उसके आगे आपने क्या लगा दिया बेटा? नेगेटिव साइन। क्यों? ऑब्वियस सी बात है, रिएक्टेंट का रेट निकाल रहे हो तो वॉलंटरली आपको क्या निकालना पड़ेगा? लगाना पड़ेगा नेगेटिव साइन। ये रेट किसके बराबर होगा? जब आप रिएक्टेंट बी का चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन निकालोगे डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम, और उसको भी किससे मल्टीप्लाई करोगे? 1/स्मॉल बी। स्मॉल बी क्या है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट बी। और ये बी क्या मेरा? रिएक्टेंट, तो इसका रेट भी निकालोगे तो इसके आगे क्या लगाओगे? नेगेटिव साइन। ऑब्वियस सी बात है, जब रिएक्टेंट का रेट निकालते हो वॉलेंटरली अपनी तरफ से क्या लगा देते हो? एक नेगेटिव साइन। और ये रेट अब किसके बराबर होगी? जब हम प्रोडक्ट का रेट निकालेंगे और उसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 1/स्मॉल सी। सी क्या है बेटा मेरा यहां पे? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट सी। यानी कोई भी मेरे पास ऐसी केमिकल रिएक्शन होगी जहां पे मेरे रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के मोल्स अलग अलग होंगे, उस केस में जो मुझे उस केमिकल रिएक्शन का रेट निकालना होगा तो मैं किस फॉर्मूले से निकालूंगा बेटा? इस फॉर्मूले से। फॉर एग्जाम्पल मुझे दे रखा है बेटा ट्वाइस इंटू ए प्लस 3 इंटू बी इज गिविंग 4c, दे रखा है बेटा। अब मैं यहां से आपसे पूछूं कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट ए, आपका आंसर होगा 2। देखो ध्यान से देखो, ए के मोल्स कितने हैं? 2। अगर मैं आपसे पूछूं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट बी, तो आपका आंसर कितना होगा बेटा? 3। ध्यान से देखो, ये रहा 3। अगर मैं आप लोगों से पूछूं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट सी, तो आप लोगों का आंसर कितना होगा बेटा? 4। ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, यहां पे जो आपका रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के जो मोल्स हैं वो कैसे है बेटा? अलग अलग। हाँ है ना? देखो, ए के मोल्स कितने निकले? 2, बी के मोल्स कितने लिखे? 3, और सी के मोल्स कितने लिखने? 4। तो ये नंबर ऑफ मोल्स अलग अलग है, यानी डिफरेंट है।
इस केस में आप केमिकल रिएक्शन का रेट कैसे निकालोगे? यूजिंग दिस फॉर्मूला। ठीक है, कैसे निकालोगे? देखो, सबसे पहले रिएक्टेंट ए का निकालते हैं। रिएक्टेंट ए का कैसे निकालोगे? रेट -1/स्मॉल ए, -1/स्मॉल ए। ध्यान से फॉर्मूला देखो, ए क्या है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट ए, और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट ए कितने हैं? 2, तो -1/2 चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ए डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम। ये किसके बराबर होगा? -1/स्मॉल बी। स्मॉल बी क्या है? ध्यान से देखो, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट बी। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट बी कितना है? 3, यानी बी की वैल्यू कितनी है बेटा यहाँ पे? 3, तो -1/3 चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट बी डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम। और ये किसके बराबर होगा? 1/स्मॉल सी। स्मॉल सी क्या है बेटा? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट सी। तो यहाँ पे C की वैल्यू कितनी है बेटा? C की वैल्यू है 4, तो 1/4 चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट C डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम। इज दैट क्लियर? ठीक है बेटा, तो ये हमारा जनरल फॉर्म था उस केमिकल रिएक्शन के लिए जहां पे रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के जो मोल्स होंगे बेटा वो अलग अलग होंगे। इज दैट क्लियर? चलो ठीक है बेटा, आगे बढ़ते हैं। तो ये मैंने पूरा समझा दिया आप लोगों को। ठीक है, ये भी हमने समझ लिया बेटा। यहाँ पे रिएक्शन दे रखी है, ठीक है। ये वाला रेट किसका है? अब डिसअपीयरेंस ऑफ रिएक्टेंट मर्क्यूरी। ये वाला रेट किसका है बेटा? डिसअपीयरेंस ऑफ क्लोरीन। और ये वाला रेट किसका है? अपीयरेंस ऑफ मर्क्यूरी डाइक्लोराइड। तो ये वाला रेट है बेटा मेरा प्रोडक्ट का, क्योंकि ये पॉजिटिव में है। ये वाला बेटा मेरा रिएक्टेंट का, और ये वाला रेट भी किसका है मेरा बेटा? रिएक्टेंट का। ठीक है, उसके बाद सेकेंड रिएक्शन देखो बेटा, 2 into HI। तो यहां पे रिएक्टेंट क्या है बेटा मेरा? ये वाला पार्ट मेरा रिएक्टेंट है, और H2 क्या है मेरा यहाँ पे? प्रोडक्ट। और I2 भी क्या है मेरा यहाँ पे? प्रोडक्ट। ठीक है बेटा, तो यहां पे ध्यान से देखो, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों अलग अलग हैं। ऐसे कैसे? रिएक्टेंट के नंबर ऑफ मोल्स देखो 2, प्रोडक्ट का H2 का 1 और I2 का भी 1, तो यहाँ पे अलग अलग है। तो यहाँ पे आप रिएक्शन का रेट निकाल सकते हो उसी फॉर्मूले से बेटा, -1/A चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट A डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम। ठीक है, तो देखो यहाँ पे -1/2 किया है। 2 किया बेटा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ HI बेटा, और इसी तरीके से आप लोग इसको सॉल्व कर लो। ठीक है, तो ये वाला किसका है? रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ HI। ये वाला रेट अपीयरेंस ऑफ H2, और ये भी रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ I2। ऐसा कैसे? ये एरो साइन दे रखा है, इस एरो के LHS में जो भी है बेटा वो रिएक्टेंट है, और RHS में जो भी है बेटा वो क्या है बेटा? मेरा प्रोडक्ट। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं बेटा। ये भी एक रिएक्शन है बेटा, ध्यान से देखो, यहां पे एरो मेरा ये रहा। एरो के LHS में जो भी है बेटा ध्यान से देखो वो क्या है? मेरे रिएक्टेंट। बिल्कुल सही बात। तो बेटा ये सारे के सारे मेरे क्या है? रिएक्टेंट। और एरो के RHS वाले क्या होते हैं? मेरे प्रोडक्ट। बिल्कुल सही बात। यानी कि प्रोडक्ट का जब रेट निकालोगे तो पॉजिटिव आएगा, और रिएक्टेंट का जब रेट निकालोगे तो वो नेगेटिव आएगा। और उस नेगेटिव को पॉजिटिव करने के लिए आप वॉलंटियरली रिएक्टेंट के रेट के आगे एक नेगेटिव साइन लगा दो। ठीक है, तो यहां पे देखो Br माइनस AQ का मतलब क्या होता है बेटा? AQ का मतलब है बच्चे एक्वस फेस। ठीक है, AQ का मतलब बेटा एक्वस फेस। तो Br माइनस क्या है बेटा? ये मेरा यहाँ पे रिएक्टेंट है। बिल्कुल सही बात, तो ये बेटा मेरा रिएक्टेंट है, और इसके मेरे नंबर ऑफ मोल्स कितने दे रखे हैं? ध्यान से देखो, नंबर ऑफ मोल्स इसके मुझे दे रखे हैं 5। देखो क्वेश्चन में ऑलरेडी दे रखे हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ पे रिएक्टेंट के मोल्स प्रोडक्ट के मोल से अलग अलग है। कैसे? देखो Br माइनस के मोल देखो 5, BrO3 माइनस का मोल देखो 1, H प्लस के मोल देखो बेटा 6, Br2 के मोल्स देखो 3, और H2O के मोल्स देखो 3। अलग अलग है, इसकी आप रेट निकाल लोगे
मैं एक का रेट निकाल देता हूं, बाकियों के रेट आप लोग प्लीज निकाल के देखिएगा। तो ब्रोमीन माइनस Br माइनस का मैं रेट निकाल के देखता हूं, ये मुझे मिलेगा -1 बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ Br माइनस। तो Br माइनस के मोल कितने बेटा 5, यहां 5 से डिवाइड किया, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Br माइनस डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम। ये बात क्लियर होती है बेटा? 5 कहां से आया बेटा? ये किसके मोल है? Br माइनस के, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ Br माइनस। इज दैट क्लियर बेटा? ठीक है। डेल्टा का मतलब आपको पता है, चेंज, और स्क्वायर ब्रैकेट का मतलब बेटा कॉन्सेंट्रेशन। बिल्कुल सही बात। ठीक है, यहां पे भी डेल्टा का मतलब चेंज, और टी का मतलब बेटा टाइम। इसी तरीके से आप बेटा BrO3 माइनस का रेट निकालो, H प्लस का रेट निकालो, Br2 का रेट निकालो, और H2O का रेट निकालो। ओके बेटे, तो इसी के साथ इस खूबसूरत सेशन को यहीं खत्म करते हैं। आई होप आप लोगों को आज का लेक्चर समझ में आया होगा। प्लीज डू सब्सक्राइब टू माय चैनल। सी यू टिल द नेक्स्ट वीडियो।